दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। दोस्तों आप इनको तो जरूर पहचानते होंगे। इनका नाम है श्रीमान राज ठाकरे। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक हैं। इनका एक और परिचय यह है कि ये शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के भतीजे हैं। इनका जन्म 14 जून 1968 को मुंबई में हुआ था। दोस्तों शुरुआत में राज ठाकरे शिवसेना से ही जुड़े रहे, लेकिन 2006 में इन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना कर ली। दोस्तों ये पार्टी खास तौर पर मराठी मानुष के अधिकारों की बात करती है। आइए पिछले युद्ध में इस सेना के प्रदर्शन पर चर्चा कर लेते हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। इस सेना के युवराज अमित ठाकरे माहिम से चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां पे शिवसेना के उम्मीदवार ने इनको हरा दिया। इस पार्टी का कुल वोट शेयर 2% है। दोस्तों आज आप ये सोच रहे होंगे कि आज इनके परिचय की जरूरत क्यों पड़ गई। जी हाँ दोस्तों, ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र के नवनिर्माण में क्या योगदान कर रही है तो कोई नहीं जानता, लेकिन महाराष्ट्र के विनाश में इनका क्या योगदान है वे लोग खुद ही वीडियो बना कर अलग अलग सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं। दोस्तों इस महान सेना ने एक भाषाई जंग का ऐलान कर दिया है। दोस्तों कभी हमने किताबों में पढ़ा था कि भारत विविधता में एकता वाला देश है, लेकिन ऐसा कहीं दिखता नहीं है। भारत में पहले जाति के नाम पे भेदभाव था, धर्म के नाम पे भेदभाव था, लिंग के नाम पे भेदभाव था, लेकिन अब भाषा के नाम पर भी भेदभाव शुरू हो गया है। दोस्तों आइए मैं आपको इस सेना की युद्ध पद्धति को समझाता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि एक पैदल सैनिक जाएगा और हिंदी भाषी किसी व्यक्ति को ढूंढेगा, फिर उसके साथ थोड़ी बहुत बहस करके ये वापस अपने शिविर में लौट आता है और अपने महारथियों को और सेनापतियों को इसकी जानकारी देता है कि एक शिकार मिल चुका है जो हिंदी भाषी है, जो मराठी नहीं बोलता है। फिर ये रथी, महारथी और सेनापति अपने फोन रूपी शस्त्र लेकर के उस व्यक्ति के पास जाते हैं और 10, 20, 50 लोगों की ये भीड़ उस व्यक्ति को मारना, पीटना, गाली गलौज और जलील करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये सेना इतना ख्याल नहीं रखती है कि वो व्यक्ति एक बुजुर्ग है और इनसे लड़ नहीं सकता। दोस्तों ये सैनिक इतने पैदल हैं कि ये केंद्र कर्मचारी जिनका ट्रांसफर सरकारें कहीं से कहीं भी कर सकती हैं, उनके साथ भी मारपीट करते हैं और उनको मराठी बोलने के लिए मजबूर करते हैं। दोस्तों कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि कोई अंग्रेज इनके हत्थे ना चढ़ जाए। दोस्तों भाषा के नाम पे ये भेदभाव और मारपिटाई सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी देखा गया है। हाल ही में बेंगलोर से भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई जिसमें हिंदी भाषी लोगों की पिटाई की गई और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। दोस्तों यूपी और बिहार के राज्यों से ये लोग अपनी जीविका कमाने के लिए इन बड़े बड़े राज्यों में चले जाते हैं और छोटे मोटे कार्य करके अपनी जीविका चलाते हैं। दोस्तों मनसे के सेना इन्हीं लोगों को टारगेट बनाती है। आप लोग अगर देखेंगे तो यूपी और बिहार के बहुत बड़े बड़े नेता, राजनेता और अभिनेता महाराष्ट्र में निवास करते हैं। अक्सर हमने उन्हें देखा है कि वो टीवी में, फिल्म में, रैलीज में, इंटरव्यूज में हिंदी और इंग्लिश में ही बोलते हुए दिखाई देते हैं, परंतु ये सेना कभी उन महारथियों तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि इनकी पहुंच सिर्फ गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों तक ही है। दोस्तों मैं नहीं जानता कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने महाराष्ट्र के विकास में कितना योगदान किया है, परंतु ये मजदूर वर्ग जो यूपी और बिहार से आता है, इन्होंने महाराष्ट्र के निर्माण में सच में ही योगदान दिया है। भारत का संविधान भारत के नागरिकों को किसी भी राज्य में आने जाने और काम करने और किसी भी भाषा को बोलने का अधिकार प्रदान करता है। मैं वहाँ की सरकारों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन मामलों का संज्ञान लें, इनको छुटमुट घटनाएं समझकर इग्नोर ना करें, क्योंकि ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी ये अनुरोध करता हूं कि इन मामलों का संज्ञान ले और वहां के प्रशासन को इन मामलों से सख्ती से निपटने का आदेश दें ताकि हमारे देश में कानून का राज स्थापित हो, ना कि भीड़ का। पड़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं,